नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक, संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि देश की राजनीति में जो वर्तमान का समय चल रहा है, ये काफ़ी उठा-पटक का और नए-नए राजनीतिक समीकरण बनाने का इस समय दौर चल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने हैं, उसकी पटकथा लिखने की कवायद सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार जारी है और लगातार उसमें प्रयास किया जा रहा है कि किसके खेमे में कितने ज़्यादा दल शामिल हों और कितने ज़्यादा नेता उनके साथ दिखाई दें। यह इस समय जो कवायद चल रही है, जो इस समय प्रयास चल रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, आज का दिन इस प्रक्रिया के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जहां विपक्षी दलों की बैठक कर्नाटक के बंगलौर में हो रही है। इसमें सारे विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। लगभग 26 पार्टियों को वहां पर बताया जा रहा है कि उस विपक्षी एकता की बैठक में वह शामिल हो रहे हैं। इसकी काट में आज एनडीए की बैठक भी बीजेपी के द्वारा बुलाई गई है और उसमें वे कह रहे हैं कि 30 से ज़्यादा दल उसके अंदर शामिल होंगे। आज का दिन भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण दिन साबित होने जा रहा है कि कौन कौन सा दल किसके पाले में है, कि कौन सा दल किसके पाले में है, कौन सा नेता किसके साथ खड़ा होना चाहता है, वह आज पूरा स्पष्ट हो जाएगा और इस पिक्चर का पर्दा उठ जाएगा जो आने वाले समय में हमें दिखाई देगी। भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण के हिसाब से इस समय अगर देखा जाए, जहां विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, और विपक्षी दलों की राजनीति के दृष्टिकोण से हम बात करें तो उसमें तो हमें बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वे बीजेपी की जो वे कहते हैं कि जन विरोधी नीतियां सरकार अप्लाई कर रही है, जनता के हितों को नुकसान पहुंचा रही है, तो उस आधार पर वो सारे एकजुट हो रहे हैं। उनकी एकजुटता यह बताती है कि कहीं ना कहीं उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है और एक विचार पर वह सब लोग सहमत हैं कि जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ हमें चुनाव लड़ना है, उसको सत्ता से हमें हटाना है। और कहीं ना कहीं जो उनकी राजनीतिक विचारधारा है उसको भी अगर हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं आसपास में दिखाई देते हैं एक दूसरे के। हालांकि विभिन्न विपक्षी दलों के बीच में राज्य स्तर पर बड़े मतभेद भी हैं उनके, कि आपस में वह कौन सा दल किसके सामने कैसे लड़ेगा विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनके सामने इस समय टारगेट दिखाई देता है लोकसभा चुनाव का। वहीं उसकी परिप्रेक्ष्य में अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी लगातार अगर 2014 से बाद की उनकी राजनीतिक यात्रा देखते हैं हम, जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में बीजेपी 2014 के बाद से आगे बढ़ रही है, तो उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जो एनडीए का स्वरूप था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जो गठित हुआ था एनडीए, उसका बाद 2014 के बाद से एनडीए की जो प्रभाव था वह धीरे धीरे कम होता चला गया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में ही बीजेपी आगे बढ़ती रही। और वह इसी कारण से एनडीए पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। उसका कारण था कि उन्हें ऐसा लगता था केवल हमारे नाम पर ही, हमारे चेहरे पर ही जनता हमें वोट दे रही है, हमें समर्थन दे रही है। हालांकि विभिन्न जगह उनका छोटे छोटे दलों से गठबंधन था, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना दल से अनुप्रिया पटेल जिसकी नेता हैं, उनके साथ उनका गठबंधन है। ऐसी विभिन्न जगह उनका छोटे छोटे दलों से गठबंधन चलता रहा। बिहार में जनता दल यूनाइटेड से भी गठबंधन रहा उनका, पंजाब में अकाली दल से रहा, शिवसेना से भी रहा उधर महाराष्ट्र में। लेकिन समय के हिसाब से मोदी जी और शाह जी के नेतृत्व में बीजेपी जैसे आगे बढ़ती रही तो उन्हें लगा कि इन छोटे दलों की हमें आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने उस पर उतना ध्यान देना बंद कर दिया और उनके अंदर मतभेद भी पैदा होने शुरू हो गए। उसका परिणाम हमने देखा कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में उनसे अलग होता है, पंजाब में अकाली दल उनसे अलग होता है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो नेतृत्व जिस समय पूरी एकजुट थी शिवसेना, वह उनसे अलग होती है। ऐसे विभिन्न प्रदेशों में जो उनके गठबंधन थे वह उनसे अलग हो जाते हैं। इस तरह से विपक्षी दलों की जो कवायद हो रही है, लगातार विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। पटना के अंदर हमने देखा था पिछले दिनों जब विपक्षी दल वहाँ पे एकजुट हुए थे, और आज उससे कहीं ज़्यादा विपक्षी दल बंगलौर पहुँचे हैं और वह सब एकजुटता का परिचय वहाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा भी यूनाइटेड वे स्टैंड का उन्होंने बैनर भी लगाया, उससे उन्होंने संकेत दिया है कि हम सब एक हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में बीजेपी भी कहीं ना कहीं चिंतित हो गई है और उन्हें लगने लगा है कि अगर ये सब विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो हमारे लिए राजनीतिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुश्किल उनके लिए हो सकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दोबारा से एनडीए को जिंदा किया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी एनडीए की याद आने लगी और उन्होंने दोबारा से एनडीए को जिंदा करने की कोशिश की और विभिन्न दलों को उन्होंने आमंत्रित किया है। आज वह भी बैठक कर अपनी शक्ति प्रदर्शित करने जा रहे हैं कि हमारे साथ कितने दल हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के लिए की है। उन्होंने कहा है कि वह तो कहते हैं कि मैं अकेला सब पर भारी। तो ऐसे में जब वो कहते हैं मैं अकेला सब पर भारी, तो उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, आज वे विभिन्न दलों के नेताओं को अपने साथ इकट्ठा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है और फिर उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे
सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? और 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं। उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम नहीं। तो जैसा आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके बताया है कि बीजेपी हमारी एकजुटता से कितनी चिंतित है, कितनी उन्हें परेशानी महसूस हो रही है, इसलिए वह तमाम जो ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिनके कुछ सांसद भी नहीं हैं उन्हें भी वे एकजुट कर रहे हैं, एक साथ अपने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में शिवसेना से शिंदे गुट टूट अलग हुआ था, वह भी आज एनडीए की बैठक में शामिल होगा। अजित पवार जो एनसीपी से अलग हुए थे, पवार से, शरद पवार जी से, अपने चाचा से, वह भी आज उस बैठक में दिखाई देंगे। और साथ ही ये बड़ा रोचक तथ्य ये है कि सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर हैं यूपी के, जो लगातार विभिन्न मंचों पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर तमाम तरह के अपशब्द बोलते रहे हैं, तमाम तरह के ऐसे शब्दों का वह उपयोग करते रहे हैं जो कि बहुत ही एहसास करने वाले होते हैं। वो भी आज ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के साथ एनडीए की बैठक में शामिल होंगे और अमित शाह जी ने उन्हें अपने साथ शामिल किया है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल इस जो रणनीति है बीजेपी के उस पर भी उठ रहे हैं कि क्या ऐसे ऐसे लोग को वह शामिल कर रहे हैं जिनके साथ कई सारे विवाद जुड़े हुए हैं। इसको लेकर तमाम तरह के प्रश्न राजनीतिक गलियारों में और तमाम तरह की आलोचना भी बीजेपी को मिल रही है। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि जो विपक्षी दलों की एकजुटता है, क्या उसने बीजेपी को परेशान कर दिया है? क्या बीजेपी को एक डर सताने लगा है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है और जैसी चर्चा सामने आ रही है कि विपक्षी दल बीजेपी के जो कैंडिडेट होगा उसके सामने अपना एक ही कैंडिडेट खड़ा करेंगे और सब मिलकर सब अपनी ताकत लगा उस कैंडिडेट के साथ जुटेंगे चुनाव के अंदर। अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी सामने बड़ी मुश्किल चिंता, राजनीतिक चिंताएं बढ़ जाएंगी। कैसे वह इस जो लड़ाई होगा, राजनीतिक जो लड़ाई होगी, चुनावी लड़ाई जो होगी, उससे कैसे पार पाएगी। चिंताएं जो लगातार बीजेपी के लिए बढ़ रही हैं तो उसकी मजबूरी हो गई कि वह एनडीए को दोबारा जीवित करे। एनडीए की बैठक इन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में बुलाई है कि हम भी अपनी ताकत दिखा सकें। और आज का दिन उन्होंने इसलिए चुना है कि जहां विपक्षी दलों की एकजुटता का जो है प्रदर्शन आज बंगलौर के अंदर कर रहे हैं, वहीं बीजेपी नेतृत्व भी अपनी साथ जो उनके साथ दल हैं, जो उनके साथ नेता खड़े हैं, वह भी उसका प्रदर्शन आज करें और दिखा दें कि हमारी ताकत भी राजनीतिक रूप से तुमसे कम नहीं है। हमारे साथ भी उतने सारे दल हैं जितने आपके साथ हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे साथ राजनीतिक दल हैं। वो यह दिखाने का प्रयास बीजेपी नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है और राजनीतिक संदेश देने का उनका प्रयास है। और आज का दिन इस कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने जा रहा है भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से, गठबंधन के राजनीतिक दृष्टिकोण से और लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने उसके दृष्टिकोण से कि कौन सा दल किसके साथ खड़ा है, किसके पास कितनी राजनीतिक शक्ति है, किसके पास कितनी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन है, कौन से नेता किसके साथ खड़े हैं। इस पर से पूरा रहस्य पे से आज पर्दा उठ जाएगा। कौन सा दल किसके पाले में खड़ा है, कौन किसके साथ खड़ा है, यह पूरी पिक्चर आज क्लियर हो जाएगी और सारा पर्दा इस पर से उठ जाएगा। हालांकि आने वाले समय में भी इसमें फेरबदल की संभावनाएं पूरी हैं कि कौन सा दल कब पाला बदल ले, कौन सा नेता कब पाला बदल ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से भारतीय राजनीति का चरित्र हो गया है, नेताओं का जो चरित्र हो गया है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उसकी ईमानदारी, राजनीतिक निष्ठा, राजनीतिक पार्टी के प्रति समर्पण, इसके बारे में कोई भी विश्वास से किसी के लिए नहीं कह सकता है। क्योंकि कब कौन पाला बदल ले, तमाम तरह की गालियाँ अपशब्द देने के बाद भी उसके ज़्यादा गले लोग आपस में मिल लेते हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता वह शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसको कब भुलाकर वह दूसरे राजनीतिक हितों के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए गले मिल जाए, हाथ पकड़ लें, दूसरा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इन सब बातों को लेकर ये बड़े रोचक एक ऐसा राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं प्रतिदिन कि जैसे जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा जो जनता दल यूनाइटेड के साथ हुआ करते थे, आज वो पूरे बीजेपी के पाले में एनडीए में खड़े हो गए जाके। ओम प्रकाश राजभर जो लगातार तमाम तरह के अपशब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए करते रहे हैं, वह भी अमित शाह जी से मिलकर उनके साथ उनके पाले में खड़े हो गए हैं। वहीं चिराग पासवान भी ऐसा नाम है जिसकी पार्टी को बीजेपी ने तोड़ दिया और चिराग पासवान को नेपथ्य में खड़ा कर दिया। चिराग पासवान के चाचा हैं जो एनडीए में शामिल हैं, केंद्र सरकार मंत्री हैं और जिनको पूरा केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। उसके पश्चात भी जब चिराग पासवान नेपथ्य में चले गए राजनीतिक तौर पर बीजेपी की रणनीतियों के द्वारा, हालांकि चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री जी का अपने को हनुमान बताते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें चिराग पासवान को बीजेपी ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन आज उनकी राजनीतिक मजबूरी हो गई है, चिराग पासवान को उन्होंने दोबारा शामिल किया है। चिराग पासवान से बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि आपकी जो राजनीतिक शक्ति है, जो आपकी राजनीतिक ज़मीन है, बीजेपी ने छीनी है। वो
आपके चाचा को ही आपके सामने खड़ा कर दिया, आपकी पार्टी को तोड़ दिया। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ इतने हावी हैं कि वह इन सब चीज़ों को स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो बड़ा रोचक ऐसे कई राजनीतिक समीकरण हमें देखने को दिन प्रतिदिन मिल रहे हैं। शाम तक इसमें राजनीतिक जो माहौल है देश का इस समय, उसमें और क्या गर्मी पैदा होती है। विपक्षी दलों की जो बैठक है और एनडीए की जो बैठक है, उसके अंदर क्या नए समीकरण निकल के आते हैं, क्या नए प्रस्ताव सामने आते हैं, किस तरह से वह अपनी योजनाओं को अमल में लाते हैं, इसका शाम तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा स्पष्ट संकेत सबके सामने आएंगे, जिसको हम शाम को डिटेल रूप से पूरी चर्चा करेंगे वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकर कि आने वाले समय में राजनीतिक माहौल क्या हो सकता है और भारत की राजनीति की दिशा और दशा क्या हो सकती है, किसके पक्ष में राजनीतिक माहौल दिख रहा है, किसके विरोध में राजनीतिक माहौल दिख रहा है, और जो दलों की जो एकजुटता का प्रदर्शन विपक्षी दल और सत्ता पक्ष कर रहे हैं, किसकी ताकत ज़्यादा दिखाई देगी। इन्हीं सब बातों पर शाम को चर्चा करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में बैठकर। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपसे भी हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।